हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मॉक डायरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 4 प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे प्रेम्बल। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेम्बल दिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब देखिए, आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में प्रेम्बल को पढ़ सकते हैं जो यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल, प्रस्तावना के घटक। प्रेम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकार प्राप्त होते हैं पीपल ऑफ इंडिया से। सेकेंड है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। It declares India to be of a sovereign, socialist, secular, democratic and republic polity. इंडिया एज ए स्टेट कैसी है? सोवरेन संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक गणतंत्र है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फोर्थ है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को एंड कॉन्स्टिट्यूशन फुली इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे क्यों चूज किया गया? क्योंकि 1929 में आईएनसी के लाहौर सेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में डिक्लेयर किया गया था। अब देखिए, प्रेम्बल में कुछ की वर्ड्स हैं जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सभी टर्म्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म है सोवरेन, संप्रभु। The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but an independent state. इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना ही इंडिया किसी राष्ट्र पर डिपेंडेंट है, ना ही किसी राष्ट्र का इंडिया पर प्रभुत्व है। There is no authority above it. It is free to conduct its own affair, both internal and external. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of foreign state. As a sovereign state, इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है और अपनी किसी टेरिटरी के एक पार्ट को फॉरेन को दे सकता है। अब इंडिया के ऊपर कोई हायर अथॉरिटी तो है नहीं, इसलिए इंडिया अपने बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स को कंडक्ट करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। नेक्स्ट टर्म है सोशलिस्ट, समाजवादी। इनिशियली सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सोशलिस्ट टर्म को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया, लेकिन सोशलिस्ट टर्म ऐड होने से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में सोशलिस्ट प्रोविजंस थे। इंडियन सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब देखिए, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है, जैसे प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर कंप्लीट कमांड गवर्नमेंट का होता है। On the other hand, democratic socialism hold faith in mixed economy. Mixed economy क्या है? जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीइज्म। इंडियन सोशलिज्म का ज्यादातर झुकाव गांधीयन सोशलिज्म का है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कुटीर उद्योग। लेकिन 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन सोशलिज्म काफी हद तक डाइल्यूट हो गया है। थर्ड टर्म है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष।
आजकल सेकुलर को लेके मीडिया में काफ़ी डिबेट चलती रहती है, पर वो सब कंट्रोवर्सी हमारे यूज़ की नहीं है। तो देखिए, सेकुलर वर्ड ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, इसे भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया है। अब देखिए, सेकुलर टर्म ना होने के बाद भी इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट मीन्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब देखिए, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है? इसमें स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, सभी रिलीजन्स का एक समान स्टेटस है। ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। अब देखिए, फोर्थ टर्म हमारी क्या है? डेमोक्रेटिक, मीन्स लोकतांत्रिक। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रेम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, embracing not only political democracy but also social and economic democracy। अब देखिए, प्रेम्बल में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को बताया गया है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में भी बताया गया है। अब देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी किस पर बेस है? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, संप्रभुता के सिद्धांत पर। दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। देखिए, सुप्रीम पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास। अब देखिए, डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब देखिए, जिन कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें जो पॉलिसी होती है और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसके लिए पब्लिक से पूछा जाता है, कई बार जनमत संग्रह प्लेबिसाइट भी करवाया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिसी और लॉ मेकिंग के लिए, जो कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 काइंड्स: पार्लियामेंट्री जैसे इंडियन डेमोक्रेसी है, एंड प्रेसिडेंशियल जैसे यूएस डेमोक्रेसी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इंडियन पब्लिक इलेक्ट करती है। In indirect democracy, executive is responsible to the legislature for all its policies and actions। फिफ्थ टर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। अब देखिए, रिपब्लिक टर्म्स क्या इंडिकेट करती है? इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 मोर थिंग्स। फर्स्ट है वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग, जैसे ब्रिटेन में होता है जहां पर मोनार्की है, पर इंडिया में जो हेड है उनको एक फिक्स टेन्योर के बाद इलेक्ट किया जाता है। सेकंड है ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपनड टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब नेक्स्ट है जस्टिस। देखिए, प्रिम्बल में 3 टाइप की जस्टिस बताई गई है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या है? जिसमें सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, जिसमें कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, रेस इत्यादि के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ द ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। अब देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं and equal access to the all political offices and equal voice in the government। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए, इंडिविजुअल एक्टिविटी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट विद इन द लिमिट। और इसके साथ ही लिबर्टी टर्म का मतलब है इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। अब देखिए, हमारे प्रेम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी एज इलेबोरेटेड इन द प्रेम्बल इज वेरी इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका मतलब है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए लिबर्टी का होना इसेंशियल है। Preamble secure all citizens of the India liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship through their fundamental rights enforceable in the court in case of violation। अब देखिए, प्रेम्बल इंडिया के सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का राइट प्रोवाइड करता है,
और यदि इनकेस इन राइट्स का वायोलेशन होता है तो यह कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी and the provision of the adequate opportunities for all the individual without any discrimination। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना। Preamble secures three dimensions of equality: civic, political and economic। Civil equality, fundamental rights ensure civil equality। देखिए फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजंस हैं सिविल इक्वालिटी के, जैसे अंडर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड है अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। थर्ड है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16। फोर्थ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 एंड फिफ्थ है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18। अब देखिए फंडामेंटल राइट के सभी आर्टिकल शो करते हैं सिविक इक्वालिटी को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326 पॉलिटिकल इक्वालिटी को शो करते हैं। अंडर आर्टिकल 325 नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। और आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। अब देखिए इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए प्रोविजन डीपीएसपी में दिए गए हैं। आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी सिक्योर टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका का पर्याप्त साधन, एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान पे। देखिए डीपीएसपी का यह प्रोविजन इकोनॉमिक इक्वालिटी को शो करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम पेमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। प्रेम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए इंटीग्रिटी वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 में जोड़ा गया। फ्रेटर्निटी का प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती हैं? टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग द ऑल पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स और एथनिसिटीज के लोग रहते हैं, इसलिए इंडिया की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ब्रदरहुड की स्पिरिट का होना इसेंशियल है, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल, प्रस्तावना का महत्व। अब देखिए प्रेम्बल बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मॉरल हो और रिलीजियस हो, इन सभी को शो करता है, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। एंड सेकेंड, प्रेम्बल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके ड्रीम को रिफ्लेक्ट करते कि वह इंडिया के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, वह भारत को आगे फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हैं। तो देखिए प्रेम्बल के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट सभी ने दिए हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे के.एम. मुंशी ने कहा था, प्रेम्बल इज ए हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सर अर्नेस्ट बेकर ने कहा है प्रेम्बल एज ए की नोट। एन.ए. पलखीवाल ने प्रेम्बल को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर अल्लादी कृष्णा अय्यर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, इन्होंने कहा है द प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग। संविधान की प्रस्तावना यह व्यक्त करती है कि हमने इतने लंबे समय तक क्या सोचा और क्या सपना देखा। अब देखिए प्रेम्बल को लेके पास्ट में काफ़ी बार क्वेश्चन भी रेज हो चुके हैं कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेम्बल एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1960 में बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिक्लेयर किया प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर स्टेटमेंट दिया प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब देखिए, प्रेम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इट इज नॉन जस्टिशिएबल, इट मीन्स इसके प्रोविजंस को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल, प्रस्तावना की संशोधनशीलता। देखिए, 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन दिया। इट मीन्स प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या है, अब प्रेम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन पार्लियामेंट अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो प्रेम्बल में बताया गया है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन द प्रेम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है वो अभी तक केवल एक ही बार अमेंड किया गया है इन 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रेम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please like it and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notification.